दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग में जिस तरीके से अमेरिका और नाटो देशों ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई, हर जगह से उसे अलग थलग करने की कोशिश की, पर ऐसे समय में रूस के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार खड़ी हुई दिखाई थी। जहां खुल करके तो सामने नहीं आए, पर अंदर ही खाने से जो रूस का समर्थन भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसे नाटो के देश तो खासतौर पर भारत सरकार से खफा ही है। और जो लाल आंखें दिखा करके दुनिया को डराने की कोशिश अमेरिका करता था, उसकी पूरी तरीके से हवा निकालने का काम भारत सरकार द्वारा किया गया है। जहां मार्च के महीने में एक आंकड़ा जब सामने आया तो दुनिया दंग रह गई। जहां भारत के हथियारों का खजाना और तेल का खजाना भरने का काम जो है वो रूस द्वारा किया जा रहा है, जो कि मार्च के महीने में सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है भारत सरकार द्वारा रूस से। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट सामने आई है तो अमेरिका और यूक्रेन की कड़ी प्रतिक्रिया भारत सरकार को लेकर के सामने आई है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के एक साल बाद अब भारत में विशेषज्ञ कुछ सवाल उठाने लगे हैं। वो रूस की क्षमताओं पर आशंका जता रहे हैं। पश्चिम देशों की तरफ से प्रतिबंधों की वजह से रूस पर खासा असर पड़ा है। उसे लगातार निर्यात में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं भारत, जो उसका सबसे बड़ा रक्षा साझीदार है, उसे डिफेंस सिस्टम की सप्लाई जैसे जारी रखी जाए, इस पर रूस विचार कर रहा है। रूसी सरकार के रक्षा और बैंकिंग सूत्रों की अगर माने तो पेमेंट से जुड़ी समस्या को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। अखबार दी हिंदू की माने तो भारत और रूस इस समस्या को सुलझाने की तरफ देख रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत रूबल के प्रयोग को लेकर झिझक रहा है, जबकि रूस को पेमेंट अब उसकी मुद्रा रूबल में चाहिए। पिछले दिनों ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर सवाल खड़े हुए थे। भारत को इस सिस्टम की 2 बची हुई रेजिमेंट मिली है। भारत ने 18 से रूस की $5.4 मिलियन डील के साथ फाइनल की थी। 21 मार्च को लोकसभा में पेश की गई रक्षा संबंधी स्थायी समिति 2022-23 की 34वीं रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रेजिमेंट की डिलीवरी अभी नहीं हो सकी है। रूसी अधिकारियों की तरफ से इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। रूस की रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनी रोस्टेक और S-400 सिस्टम के निर्माता विको अल्माज एंटी की तरफ से इस बार कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है। कुछ रूसी अधिकारी ये मानते हैं कि जब भारत के साथ व्यापार की बात आती है तो भुगतान एक मुद्दा बना रहता है। रूस वर्तमान में भारत के साथ पहले साइन किए गए कई अहम समझौतों को पूरा करने में लगा हुआ है। ऐसे में S-400 सिस्टम और 2 प्रोजेक्ट 1153 फ्रिगेट डिलीवरी शामिल है। साथ ही कुछ डील्स जिनमें मौजूदा सुखोई 3 MKY अतिरिक्त खरीदी के साथ इसका मॉडर्नाइजेशन और MiG-29 इन्वेस्टमेंट पर विशेषज्ञों की माने तो रूस का मानना है कि उनकी मुद्रा रूबल की पेमेंट हासिल करने का बेस्ट होगा, और भारत फिलहाल ऐसा करने में सक्षम नहीं है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च फेलो एल्किस ज़खारोव ने रूबल पेमेंट में 2 बड़ी समस्याओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि पहले तो भारत का फाइनेंस सेक्टर धीरे धीरे नए तंत्र सिस्टम को अपना रहा है और ऐसे में वे नए पेमेंट सिस्टम को लेकर चिंतित है। साथ ही रूसी रूबल में विश्वास की कमी है और अप्रैल 2022 तक भारत और रूस का कुल आयात $8.5 अरब तक था। फरवरी 2023 में इजाफा हुआ और 41 तक पहुंच गया, तो जो कि तेल आयात की वजह से था। $41 अरब की पूरी राशि अब भारत में अधिकृत डीलरों बैंकों के साथ रूसी बैंकों द्वारा खोले गए पोस्टरों खातों में जमा हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो भारत रूबल के प्रयोग को लेकर झिझक रहा है। इसका मानना है कि इसका सही मूल्यांकन करना लगभग असंभव है, इसलिए भारत की रूबल में कोई विशेष रुचि नहीं है और वे रुपए में
प्रमोट चाहता है। रूस से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है और इस मुद्दे पर 17-18 अप्रैल को चर्चा हो सकती है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012-17 में 69 थी, 2017-21 में 46% है, जबकि मॉस्को अभी भी नई दिल्ली की प्रमुख रक्षा पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले रूस से भारत का कच्चा तेल मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में 2 गुना हो गया। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वोल्केटिस अनुसार रूस लगातार छठे महीने में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदने वाला बना है। भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस का हिस्सा 1/3 से अधिक है। कच्चे तेल को रिफाइनरी इकाइयों में पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। रिफाइनरी कंपनियां अन्य ग्रेड की तुलना में रियायती मूल्य का उपलब्ध रूसी तेल खरीद कर रही है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की बाजार हिस्सेदारी 1 से कम थी। मार्च में रूस की यही आयात बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 34% हो गई है। में भारत की रूस से कच्चे तेल का खरीद इराक से 2 गुनी रही है। इस दौरान इराक से कच्चे तेल का आयात 8.1 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा, तो 17-18 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल बेचने वाला चीन बना, तो भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूसी कच्चा तेल रियायती मूल्यों पर उपलब्ध था और भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा था। वॉरकोटेक्स के अनुसार मार्च में सऊदी अरब 9.86 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला बना। वहीं इराक 8.1 लाख बेचने वाला बना, तो तीसरे नंबर पर रहा। मार्च में संयुक्त अरब अमीरात 3.13% लाख बैरल प्रतिदिन भारत को चौथा तेल बेचने वाला बना। इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, जहां अमेरिका ने मार्च में भारत को 1.36 लाख बैरल प्रति तेल कच्चे तेल की आपूर्ति की। फरवरी में अमेरिका से भारत का आयात 2.48 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो कि रूस से तेल और हथियार का खजाना बनाने का काम जो है भरने का काम भारत सरकार द्वारा किया गया। और जब खुल करके हथियार और तेल भारत सरकार को बेचा जा रहा है, तो इस पर यूक्रेन की विदेश मंत्री ने अपनी आपत्ति जता दी है। जहां एक दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत आई यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन ने भारत रूस संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूक्रेन भारत को निर्देश देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भारत को ऊर्जा के साथ साथ सैन्य संसाधनों को लेकर व्यवहारिक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अकेले रूस पर निर्भर रहना भारत के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि रूस इसे ब्लैकमेलिंग के उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। जाफरोवा ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा से मुलाकात के बाद मीडिया से ये बातें कही, जहां उसने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए। जहां जवाब में उन्होंने कहा कि हम दूसरों के साथ देशों के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर भारत के निर्देश देने की स्थिति में नहीं। हमारा मानना है कि ऊर्जा के साथ साथ सैन्य संसाधनों में भी विविधता लाने की जरूरत है। हमने देखा है कि अगर आप रूस पर निर्भर हो गए तो वो इसे ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करने लगेगा। जहां झापारोवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी की लोकतंत्र, संवाद और विविधता की नीति और ये युद्ध का युग नहीं है, इसको रणनीतिक रूप से अमल करने की जरूरत है। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि उनका देश अपने पड़ोसी रूस की तरफ से बिना कारण शुरू किए गए युद्ध का शिकार है। तो वहीं भारत आने के बाद जाफरोवा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि संतों और गुरुओं को जन्म देने वाली भूमि की यात्रा करके खुशी हुई। आज भारत विश्व गुरु, वैश्विक शैक्षिक और मध्यस्थता बनाना चाहता है।
हमारे मसले में निर्दोष पीड़ितों के खिलाफ एक हमलावर की बहुत स्पष्ट तस्वीर है। सच्चे विश्वगुरु के लिए यूक्रेन का समर्थन ही एकमात्र सही विकल्प है। यूक्रेन मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पीएम मोदी से फोन पर बात कर उन्हें अपने देश बुलाना चाहते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां हथियार और तेल की खरीदारी से अमेरिका और यूक्रेन खासतौर पर नाराज दिखाई दिया भारत सरकार से। इसका किस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी उसे आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।